तो अब साइंटिस्ट के साथ-साथ उसके पहले वाले पेज में जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है, वो भी आपको एक बार रीड करना, कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट, व्हाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है एनसीईआरटी में। एनटीए ने इस बार 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए और दोनों लाजवाब दिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा टाइम टेकिंग, बच्चा जिसमें फँस सके ज़्यादा और गलतियाँ कर सके। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसी है। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब पर। इस साल मेरा नीट में 4th ड्रॉप था और इस बार मेरा स्कोर 487 रहा है। महाराष्ट्र में मुझे कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इस मार्क्स पर मिल जाएगा और मैं ये लेकर इस नीट रैट रेस से बाहर आऊँगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से गर्ल्स को 100% ट्यूशन फ़ी वेवर भी है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं कॉलेज ले लूँगी। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि किन-किन गलतियों के वजह से मेरे इतने ड्रॉप्स हो गए हैं, क्या-क्या चीज़ आपको करना है, पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको मोटिवेटेड एक तरीके से रखूँगी, स्ट्रैटेजी बताऊँगी, सब चीज़ होगा, जितना हेल्प हो सकेगा उतना मैं मेरे तरफ से करूँगी। और आप सब मेरे चैनल पे बने रहिएगा, आगे आने वाले वीडियो में कैसे क्या रहेगा वो सब मैं डिटेल में बताऊँगी आपको। ये वीडियो मैं अविनाश भैया से इंस्पायर होकर बना रही हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे प्रिपरेशन में, कैसे वो सब देखते हैं हम सब आगे। इस वीडियो में नीट 2025 के बायोलॉजी में कौन-कौन से क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आए हैं, सब चीज़ एक-एक टैगिंग के साथ कौन से पेज नंबर से कितना पार्ट क्या है, वो हाइलाइट करके मैं दिखा रही हूँ आपको एक-एक करके। चलिए वो हम क्वेश्चंस देखते हैं। नीट 2025 बायोलॉजी एनालिसिस 11th क्लास से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट 2025 में और 12th क्लास से 50 क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चंस पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये लिया गया है 12th एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसेस से, पेज नंबर 169 और 170 से। मतलब यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाए तो इंसर्ट करने के बाद इनएक्टिवेट हो जाता है और इनएक्टिवेट के बाद वो क्या कौन सी कॉलोनीज सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पर आंसर आएगा वाइट कलर कॉलोनीज। ये किस कॉन्सेप्ट से उठाया गया है ये मैंने नीचे दिखा दिया है, मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स से लिया गया है, पेज नंबर 118 से। ये एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 12th एनसीईआरटी से लिया गया है, ये है इकोसिस्टम चैप्टर से, पेज नंबर 206 और 207 से। ये कौन से पार्ट से आया है ये मैंने हाईलाइट नीचे कर दिया है और दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी से है, ये चैप्टर है 12th का फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पर। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी ये भी है और यहाँ से ये लिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, पेज नंबर 141 पे। ये कैंसर वाले पार्ट का क्वेश्चन है। ये एक पॉइंट ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्क करके रख दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 11th एनसीईआरटी के प्लांट वाले चैप्टर से, प्लांट किंगडम से, पेज नंबर 32 में। एक बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी से लिया गया है, ये लास्ट हार्मोन वाला चैप्टर है उसमें से उठाया गया है। ये अलग-अलग पैराग्राफ से एक-एक पॉइंट उठाकर मैच द पेयर में कर दिया गया है। प्रोजेस्टेरॉन कौन से पद से सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन कहाँ से, और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो रिलैक्सिन है ये ओवरी से सिक्रीट होता है, ये बताया गया है 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी से उठाया गया है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया है और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है, मैंने मार्क करके रख दिया है। ये 11th एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन और ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर से है। रुबिस्को क्या करता है, तो रुबिस्को क्या कैटेलाइज करता है, कार्बोक्सिलेज करता है, तो इट कैटेलाइजेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी को कार्बोक्सिलेज करता है। नेक्स्ट ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th एनसीईआरटी से लिया गया है, पेज नंबर 33 में डायरेक्ट है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी से है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप देख सकते हैं, एली लिली ने
किस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया था इंसुलिन बनाने के लिए, तो सबको पता होता है कि ई कोलाई लिया गया था। अब ई कोलाई असलियत में है क्या? वो बैक्टीरिया है, वो उसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। आप देख सकते हैं मैंने नीचे मार्क कर दिया है कि एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है एक। तो ये 2 पैराग्राफ से एक तरीके से उठाया गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम से लिया गया था और यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, ये असर्शन उसका रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न। तो फिर ये दोनों असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये सेल डिवीजन से लिया गया क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी में है। इसमें बोला है स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो आप मैंने एक डायग्राम साथ में अटैच कर दिया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं मतलब सेपरेट कर रहे हैं। तो टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स को अलग-अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। अलग-अलग पैराग्राफ्स में से मैच द पेयर अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है। मैंने हर एक जगह कहाँ-कहाँ से आया है और कौन से पेज नंबर से आया है, वो पेज नंबर भी मैंने लिख दिया, मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 11th एनसीईआरटी के बायोमॉलिक्यूल्स से ये उठाया गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो जिसको एकदम बेसिक्स अच्छे से पता है, ऊपर-ऊपर से करने जैसा नीट 2025 नहीं रह गया है। ये आप इतने ही क्वेश्चंस में अभी तक समझ गए होंगे, जैसे अभी तक आया करता था वैसा नहीं है ये। और यहाँ पर ये बायोमॉलिक्यूल से जो उठाया गया है, इसमें सब अच्छे से बता दिया गया है कि बेस क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सब उसने अच्छे से दिया गया है एनसीईआरटी में, तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है। नेक्स्ट ये आया है, हाँ, ये फ्रॉग वाले चैप्टर, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला चैप्टर 11th एनसीईआरटी का, वहाँ के फ्रॉग वाले पोर्शन से उठाया गया है। वही है न्यू एनसीईआरटी में फ्रॉग ही केवल, और इस बार फ्रॉग से भर-भर के क्वेश्चंस भी आए थे। और देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है कि रीनल पोर्टल सिस्टम किसे स्पेशल कनेक्शन है, किस-किस में, तो किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये मैंने मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। 12th एनसीईआरटी से ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही क्वेश्चन आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो वो ये क्वेश्चन को कर सकता है, और जिसने अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग लगाई हो, जिससे सब अच्छे से आता हो, वही कर सकता है। और यहाँ पर दिया है कि कौन-कौन से स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे स्टेटमेंट मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो उठाने थे इसमें से। तो ये पैराग्राफ में से मैंने जो हाइलाइट 3 स्टेटमेंट कर दिए हैं, वही करेक्ट वाले थे, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 12th एनसीईआरटी के बायोटेक वाले पोर्शन से ही ये लिया गया है, वहाँ से पीसीआर। अब ये पीसीआर वाला डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बताया गया है इसमें, लेकिन इसमें जिसको डीप नॉलेज है, जिसको ये अच्छे से प्रोसेस पता है, वो कर सकता है इसको। ये प्रोसेस देख के कि जब अनीलिंग हो रही है, अनीलिंग के बाद वो जो 2 प्राइमर्स दोनों जगह अटैच हो रहे हैं, तो एक जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, वहाँ पे 2 प्राइमर गए। मतलब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक्सटेंशन होके अलग होके तो 2 डीएनए निकलेंगे एम्प्लीफाई होके, तो उसी तरह एक साइकिल से 2 निकले। तो नेक्स्ट साइकिल में ऐसे ही ऐसे करते-करते ये तो ये 2n का इक्वेशन फॉलो करेगा। ये डायरेक्ट नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन इसका प्रोसेस समझने के बाद ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ये भी 12th एनसीईआरटी से लिया गया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है, और इसमें बताया गया है कि 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है असर्शन रीज़न ट्रू रहेगा, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो 2 स्टेटमेंट मैंने हाइलाइट कर दिया है, दोनों नहीं है एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, ये 12th एनसीईआरटी से ये भी लिया गया है क्वेश्चन, और ये है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन, कमेंसलिज्म। डायरेक्ट कमेंसलिज्म का एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है 12th एनसीईआरटी। 12th एनसीईआरटी से ये भी लिया गया है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आखिरी में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि एंड ऑफ 12th वीक्स पे क्या बेबी का फॉर्म, फीटस का क्या-क्या फॉर्म हो गया रहता है, वो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो उठाने थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं। ये क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी से बायोटेक्नोलॉजी से उठाया गया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत छुपा रुस्तम टाइप मतलब
क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसे, मतलब एकदम डीप जाके एनटीए हमें बहुत डीप में भी, मतलब वो सिंपल सा भी डायग्राम कोई दे सकता था, लेकिन उसने सिंपल सा नहीं दिया, ये दिया, और ये देने के बाद भी उसने फ़ोम ब्रेकर एकदम जो छुपा हुआ है वो पूछा, फ़ोम ब्रेकर यहाँ पर है क्या? तो बच्चे ने, जिसने ये अच्छे से डायग्राम देखा होगा, वही ये क्वेश्चन कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 11th एनसीईआरटी से है। 11th एनसीईआरटी वही फ्रॉग वाले से, तो फ्रॉग से इस बार आए हैं अच्छे-अच्छे, मतलब भर-भर के क्वेश्चंस आए हैं। 4 क्वेश्चंस तो फिर भी आ गए। ये फ्रॉग में जहाँ से पूछा गया है कि मैंने लाइन यहाँ पर बता दी है, मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। ये 11th एनसीईआरटी से वही हार्मोन वाला चैप्टर है, और ये हार्मोन्स वाले चैप्टर से भी इस बार बहुत आया है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने पेज नंबर बता दिया है, वहाँ से ये जो पॉइंट्स है वो मैंने हाइलाइट कर दिया, और वही करेक्ट होगा, और वो फिर स्टेटमेंट चूज़ करने थे उसमें से। ये 11th एनसीईआरटी से प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसने मतलब अच्छे से रीडिंग लगाई होगी, उसी को ये क्वेश्चन उसी से बन पाएगा। और इतने 5-5 स्टेटमेंट्स पहले पढ़ना, फिर उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट पता करना, फिर ऑप्शन चूज़ करना, मतलब बहुत टाइम टेकिंग सवाल था ये। और ऐसे ही कर के हर एक क्वेश्चंस देखा जाएगा तो नीट 2025 में ऐसे ही आए हैं, टाइम टेकिंग है बहुत। इसलिए बैलेंस्ड पेपर नहीं रहा, अच्छे क्वेश्चन एनटीए ने इस बार अच्छा पेपर बनाया बायो का, उसने अच्छा कोशिश किया, एनसीईआरटी से ही कुछ-कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी डाल दिया है। 5 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊँगी आउट ऑफ एनसीईआरटी डाला है, बाकी एनसीईआरटी बेस्ड ही अच्छा पेपर बनाया है। लेकिन इस बार बस ये कर दिया है कि अच्छा पेपर बनाने के चक्कर में, या फिर बायो को ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स को थोड़ा वैसे, तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों का नहीं हो पाया, जिस वज़ह से इस बार मेरा भी स्कोर डाउन गया है बहुत। फिर और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से वो स्टेटमेंट उठाए गए हैं, वो सारा मैंने पेज नंबर के साथ बता दिया है मार्क करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 11th एनसीईआरटी से हार्मोन वाले चैप्टर से उठाया गया है, और जैसे ये क्वेश्चन में 2 चीज़ बच्चे को पता होना चाहिए था, जैसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है, रिलीज़ करता है 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, और यहाँ पर तो वैसोप्रेसिन दिया नहीं है ना, ऑक्सीटोसिन दिया है, लेकिन बच्चे को ये पता रहना चाहिए कि वैसोप्रेसिन को ही एंटी डायरेक्टिक हार्मोन भी कहते हैं, तो एडीएच। तो इसका 4th आंसर बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी के माइक्रोब्स वाले चैप्टर से बनाया गया है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पीवाईक्यू भी रह चुका है, और ये मैंने मार्क कर दिया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी से ये लिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स वाला चैप्टर, और यहाँ पर भी मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, वो 3 और मोर जीन्स के वजह से जो कंट्रोल होता है, उसे पॉलीजेनिक कहते हैं। तो और हमें ये भी पता रहना चाहिए था साथ में, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मेंडल पैटर्न फॉलो करता है, वो सिर्फ एक ही के म्यूटेशन के वजह से होता है, एक ही जीन के वजह से। तो यहाँ पर तो पॉलीजेनिक का मतलब है 3-4, तो इसलिए नॉन मेंडेलियन होगा। तो ये 2 पैराग्राफ से लेकर बनाया गया था ये क्वेश्चन। ये 12th एनसीईआरटी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर बताया गया है जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म जो होता है उसके हेड, मिडल पीस, ये सब से उठा, और किसका क्या-क्या फंक्शन है, वो उससे मैचिंग करनी है। वो मैंने बता दिया है, एक-एक अलग-अलग डिफरेंट कलर से हाइलाइट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से लिया गया है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से, बिल्कुल डायरेक्ट सा है, एग्जाम्पल बेस्ड है, और ज़ाइगोमॉर्फिक पी में होता है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 62 से। 12th एनसीईआरटी के माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है ये। माइक्रोब्स में लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब एग्जाम्पल बताया है कि साइनोबैक्टीरिया, जो एनाबेना, नॉस्टॉक ऑसिलेटेरिया, ये सब लोग नाइट्रोजन फिक्स, तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि नाइट्रोजन कौन कौन फिक्स कर सकता है, और जो जो कर सकता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में 3 एग्जाम्पल, और ऊपर एक और जो बैक्टीरिया है वो, और जो नहीं कर सकता है उसे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एलिमिनेशन से भी ये हो सकता था, वॉल्वॉक्स इसका आंसर होगा, पेज नंबर 158 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी के ये पेज नंबर 225 पे बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में आप जाएंगे, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट रहा है, NC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन, हर साल हमें ये क्वेश्चन देखने ही मिलता है वहाँ से, तो इसके आपको एग्जाम्पल से सारे पता होने चाहिए, और मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है हाँ, अब ऐसा भी नीट 2025 में देखा गया है, जो साइंटिस्ट होते हैं, अब हर एक यूनिट्स के पहले साइंटिस्ट होते हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको उनका जो यूनिट के पहले इंट्रोडक्शन होता है, वो भी आप लोगों को इस बात से अच्छे से ध्यान रखना है, वो भी रीड करना है। और जो मतलब ऊपर-ऊपर से ही करिए, लेकिन करिए, पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है और उन्हें कोई स्पेशल नेम से बोला जाता है क्या? जैसे यहाँ पे फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है इंडिया? तो ऐसे रामदेव मिश्रा, तो रामदेव मिश्रा कभी ऐसे देखा रहा बुक में देखा रहेगा तभी हम उसे कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अब एनसीईआरटी का एक्चुअल चैप्टर करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ-साथ में उसके पहले का जो यूनिट का इंट्रोडक्शन होता है, वो भी एक बार रीड करके आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट, ये 12th एनसीईआरटी से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही लिया गया है क्वेश्चन। और ये कहाँ से इतने बड़े-बड़े सेंटेंस, इतना बच्चों को टाइम लगता है ये क्वेश्चन करने के लिए, इतना बड़ा-बड़ा दोनों स्टेटमेंट दिया गया। ये स्टेटमेंट पता भी एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, ये है ट्रू और फ़ॉल्स बताना है इसमें, करेक्ट है क्या नहीं है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन्स एक-एक कहाँ है पता चलेगा। वो मैंने एक-एक आपके लिए सब ढूँढ कर रखा है, मेहनत से हाइलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 12th एनसीईआरटी और बायोटेक एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये नीचे मैंने मार्क कर दिया है, उसी में का सेम है, आप देख सकते हैं। 11th एनसीईआरटी, ये मैच द पेयर है, ये भी हॉर्मोन्स वाला चैप्टर देख सकते हैं आप। हॉर्मोन्स वाला चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आगे के लिए भी ये हेल्प हो जाएगा कि हॉर्मोन्स वाले चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे सभी चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे एक-एक हॉर्मोन्स उसका सब पता रहना चाहिए। बिल्कुल ईज़ी चैप्टर है ये। और यहाँ पर मैंने हर एक अलग-अलग पैराग्राफ से मार्क कर दिया है कि कौन-सा हार्मोन क्या सिक्रीट करता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, ये 11th एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम से लिया गया, पेज नंबर 47 पे आप देख सकते हैं। 12th एनसीईआरटी से ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, अभी हर साल होता था ना माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पीवाईक्यू जो रहता था वो एक ही तरीके का रहता था। ये भी उसी टाइप है, लेकिन मैच द पेयर टाइप बना देते थे सभी, मतलब उसका क्या यूज़ है या फिर ऐसे-वैसे बनाकर। इसमें थोड़ा-सा बच्चे को सोचने में मजबूर किया है। वैसे सबको पता रहता ही है, लेकिन थोड़ा इंसान को सोचना, मैच द पेयर में कैसे बच्चों को आदत हो, वो हेल्प हो जाती है मैच द पेयर से। लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, ये भी 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 153 पे मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये 11th एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बनाया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है एनटीए ने। यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा है, उसमें उसके अंदर मतलब अच्छे से एग्जैक्ट बच्चों को पता होना चाहिए क्वेश्चन, मतलब उसका फंक्शन क्या है, जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो ऑप्शंस के थ्रू देखकर फिर यहाँ मैंने नीचे कर दिया है मार्क, अब देख सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू ये क्वेश्चन हो सकता था। ये 11th एनसीईआरटी के प्लांट किंगडम चैप्टर में से ये क्वेश्चन बना है और यहाँ पर ये सिंपल सा है कि हर एक जो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, ये सब हर एक के एक-एक एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल के साथ दिया गया एनसीईआरटी में, मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये 12th एनसीईआरटी से वे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला कैंसर वाले पार्ट से ही बनाया गया है और जिसको एनसीईआरटी के अच्छे से स्टेटमेंट्स पता है, वो ये क्वेश्चन कर सकता था, मैंने मार्क कर दिया है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले के उससे ही लिया गया है वो चैप्टर से, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ये क्वेश्चन किया जा सकता था ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करके। नेक्स्ट, ये 12th एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, जिसे अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगी वो ये क्वेश्चन कर सकता है। ये डायग्राम के थ्रू, इसमें बहुत सारा, ये डायग्राम के थ्रू बच्चा कर सकता है ये क्वेश्चन। ये 11th एनसीईआरटी प्लांट किंगडम से ही क्वेश्चन लिया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिनमें क्या चीज़ में हम हेल्प करते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने बता दिया है, मार्क कर दिया है। 11th एनसीईआरटी के सेल यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स नीचे दिया गया है, असर्शन रीज़न है, वो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये 11th एनसीईआरटी के
हाँ, ये बायोमोलिक्यूल्स जब ये यूनिट बायोमोलिक्यूल्स, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन, ये जो तीनों चैप्टर का ये यूनिट है, ये यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो एक इंट्रो का पेज होता है, वहाँ पर ये दिया गया है। तो अब साइंटिस्ट के साथ-साथ उसके पहले वाले पेज में जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है, वो भी आपको एक बार रीड करना, उससे भी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एनटीए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी से ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लिया गया है क्वेश्चन। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मैच्योरेशन के बाद कहाँ पर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वो आइडेंटिफाई करके मार्क करना था। मैंने नीचे मार्क कर दिया है कहाँ से पूछा गया है, पेज नंबर 138 से। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से लिया गया है मैच द पे बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन से। लास्ट बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के लास्ट में आप आएंगे तो ये आपको सारे पैराग्राफ्स में से उठाए गए मैच द पैक का क्वेश्चन दिख जाएगा, मतलब कहाँ से लिया गया है वो आपको दिख जाएगा। मैंने पेज नंबर लिख दिया है। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से ही बनाया गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो ऊपर ऊपर से किया रहता है बच्चा वन शॉट्स के थ्रू, वो ये सब नीट 2025 में उनका मार्क्स बहुत कम आया होगा। मतलब अभी हमें यही सीखना है नीट 2025 से कि नीट 2026 के लिए बायो भी एकदम एनसीईआरटी डीप एक एक लाइन हमें पता रहना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए हमें। और जो पहले साइंटिस्ट के पेज में जो इन्फो लिखी हुई रहती है वो हमें पता रहना चाहिए। उससे पहले यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो एक पेज होता है इंट्रोडक्शन वाला, वो पेज हमें एक बार थरो रीड होना चाहिए। उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस भी हमें अब प्रैक्टिस करने हैं। ये हम नीट 2025 बायोलॉजी पेपर देखने के बाद सीखते हैं। अब इस 12th एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी में सीधा-सीधा दिया है कि एक बार मेयोसिस होती है और 3 बार माइटोसिस होती है। और मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटीज़ के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से लिया गया है। ये डायरेक्ट लाइन है बिल्कुल, देख सकते हैं आप पेज नंबर 134 से। ये 12th एनसीईआरटी के ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के वो जो म्यूचुअलिज्म वाला पार्ट है वहाँ से लिया गया है। और ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी रहा है नीट का, ये मैंने मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। 12th एनसीईआरटी के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। ये दोनों स्टेट्समेंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, रीजन गलत इस वजह से होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं, पोलन ग्रेन आएगा। तो इस वजह से इसका असर्शन तो करेक्ट होता है लेकिन रीजन गलत होता है, मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइंस उठाए गए हैं, वो लाइंस हमें देखने हैं कौन कौन से करेक्ट है और मार्क करने हैं। मैंने नीचे मार्क करके आपको दे दिया है। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 118 वही बायोमोलिक्यूल्स। आप देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स का जो लास्ट का पार्ट है ना, वो एंजाइम्स वाला, और साथ में ये पीछे जो एंजाइम्स के ये एपो एंजाइम ये वाला ग्रुप्स वाले जो क्वेश्चंस पैराग्राफ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इस बार ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से बने हैं और अक्सर पीवाईक्यूज में भी वहाँ से बने गए हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये डायरेक्ट आप लाइन देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 118 पर। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से वही फ्रॉग वाले चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने मार्क कर रखा है। नेक्स्ट 11th एनसीईआरटी से ये अच्छा एक क्वेश्चन है, ये वाला टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों प्लांट वाले चैप्टर से उठाया गया है। और मतलब टफ क्वेश्चन बनाया गया है कि एनटीए ने इस बार यही कोशिश की है कि जो जो चैप्टर्स उन्होंने उठाए हैं वो एकदम मतलब जो जो चैप्टर्स कवर किए हैं वो चैप्टर में से जो मेन थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा टाइम टेकिंग, बच्चा जो जिसमें फंस सके ज़्यादा और गलतियाँ कर सके, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हम देखेंगे तो हम घर पे आने के बाद आराम से ये सब करेंगे। कोई बाहर बैठ के बच्चा जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी ये करेगा तो बोलेगा ठीक है थोड़ा टाइम गया लेकिन हमने कर लिया। लेकिन उस टाइम पेपर देते-देते हम प्रेशर में रहते हैं और प्रेशर में रहकर ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एनटीए ने इस बार यही किया है कि बच्चा जितने क्वेश्चंस गलत कर सके, और जिसने अच्छे से चैप्टर नहीं किया है, सिर्फ ऊपर-ऊपर से किया है, तो उसका तो इस बार बहुत ही कम आया होगा। तो ये चैप्टर में से आप देख सकते हैं कि ये अरेंज करना है हमें, ऑर्डर बताना है कि पहले क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा। तो ये मैंने पूरा एक-एक लाइन, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई बाहर का नहीं है, सारे एक-एक चीज़ बताया गया है ऑर्डर में, आप एनसीईआरटी में ये देख सकते हैं।
ट्वेल्थ एनसीईआरटी के ये वही सेम कॉन्सेप्ट से बनाया गया बायोटेक वाला क्वेश्चन है जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, सेम यही है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बाद क्या हो जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बाद जहाँ हम इंसर्ट करते हैं तो अगर ब्लू कॉलोनी चली गई है तो मतलब इंसर्ट हो चुका है, वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ये आइडेंटिफाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से नीट 2025 में 2 क्वेश्चंस बने हैं। पेज नंबर 170 पे मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये ट्वेल्थ एनसीईआरटी से माइक्रोब वाला चैप्टर से ही बनाया गया है और माइक्रोब वाले चैप्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस पेज में मैंने आपको मार्क करके दे दिया है कि ये हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये ट्वेल्थ एनसीईआरटी से बायोटेक और एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। सेम इसी से एक और क्वेश्चन बना था, इसी से ये भी बना है, हमने जो पीछे डिस्कस किया ये मैंने मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से लिया गया चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सा है, 5 कॉम्प्लेक्सेस है, तो कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 ये सबको पता रहना चाहिए कि कौन क्या एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है उसको हम ये भी बोल सकते हैं सक्सिन एंड डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम वाले से ही उठाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हम इसे कह सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में दिया है लेकिन जितना क्वेश्चन में बोला गया है उस हिसाब का इन्फो नहीं दिया गया है, मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। ये 11th एनसीईआरटी से मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन मतलब जो पीवाईक्यूज में भी ना देखा गया हो, वैसा टाइप अलग अलग टाइप एनटीए इस बार अच्छा। मैं खुश हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनटीए ने बनाए हैं और ये आप देख सकते हैं, मार्क किया है। ये 12th एनसीईआरटी से इकोसिस्टम से लिया गया है। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्टेटमेंट मार्क किया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका क्वेश्चंस के साथ आंसर भी हमें खुद को टीचर से फाइंड करवा के खुद उधर लिख कर रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से फिर इकोसिस्टम से ही क्वेश्चन बनाया गया है। इकोसिस्टम में ये कंफ्यूजिंग हो सकता था, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के यूनिट्स पता होने चाहिए। प्रोडक्टिविटी में बस इतना कि टाइम का, जैसे वो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर होता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्टिविटी में पर ईयर लग जाता है। तो इतना बच्चों को अगर पता था तो वो कर सकता था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिया है। ये 12th एनसीईआरटी से जेनेटिक्स से लिया गया है, ये पेडिग्री का सवाल है और ये बच्चा जिसे पता होता है, मतलब जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं और जिन्हें पता होता है कैरियर क्या है ये वो, तो वो कर सकता है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, तो ये करने जैसा था। अब नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन लिया गया है, मॉर्फो से ही उठाया गया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, मैंने नीचे मार्क कर दिया, पेज नंबर 67। ये 11th एनसीईआरटी से फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में से लिया है, ये पीवाईक्यू भी रह चुका है, पेज नंबर 137 पे है। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो साइंटिस्ट वाला जेनेटिक कोड्स के ऊपर वो जो साइंटिस्ट वाला सेक्शन है उसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया है, बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी से ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही लिया गया है, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन वाला क्वेश्चन है, द पेज नंबर 83 पर। नेक्स्ट 12th एनसीईआरटी से हाँ, कि क्लोनिंग के वक़्त कौन से एंजाइम नहीं हो सकते, तो हम जब ये पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि कौन-कौन से एंजाइम हमारे यूज़ के हैं। तो जो इसमें से डीएनए ये अपना डीएनए म्यूटेज़ और डीएनए रिकॉम्बिनेज़ नहीं हमने पढ़ा पूरे जगह, तो ये हम नहीं जानते थे वैसे भी और ये यूज़ भी नहीं होते हैं, तो हम इसे एलिमिनेशन के थ्रू भी ये क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार ये पीवाईक्यू भी रह चुका है और आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है, बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टर्मिनेशन को किससे डिनोट किया जाता है, तो रो फैक्टर से डिनोट किया जाता है, वो इधर मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से वही फ्रॉग वाला चैप्टर है, तो फ्रॉग वाले में जो फ्रॉग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक सेक्शन से उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर दिया है नीचे। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, मतलब
एनटीए ने इस बार 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं और दोनों लाजवाब दिए हैं कि बच्चे को एकदम डीप जैसे और टाइप और पहले भी जो डायग्राम्स आते थे वो एकदम सिंपल टाइप ही होते थे थोड़े, लेकिन इस बार जो डायग्राम से भी पूछा गया है वो भी टफ ही क्वेश्चन है। ये इस डायग्राम से लिया गया है एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर से और मैंने डायग्राम अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, लेकिन इसके मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये सी टर्मिनल रीजन ये सब टर्म्स हमें नहीं पता है। हमें जो एक लाइट चेन होता है, 2 स्मॉल लाइट चेन होते हैं और 2 लॉन्गर हेवी चेन्स होते हैं, इतना हमें पता है। H2L2 इसे कहते हैं। तो ये करने जैसा मतलब 2 ऑप्शंस में ये फँस रहा था। ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो ये सी टर्मिनल के वजह से ये फँस रहा था, तो इसे हम बोल सकते हैं इसके ऑप्शंस ने इसे आउट ऑफ एनसीईआरटी कर दिया। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यहाँ वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा गया है। ये अलग-अलग पैराग्राफ से मैच द पेयरिंग बनाई गई है। मैंने पेज नंबर लिख दिया है 19 एंड 20। अब ये 11th एनसीईआरटी से एनाटॉमी से लिया गया और एनाटॉमी से केवल इस बार एक ही क्वेश्चन आया गया है और ये डायरेक्ट है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस कहा है, लेकिन मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, ये हमें पता है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फिर से ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी के इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है और इवोल्यूशन में भी एक ही क्वेश्चन आया है और इसमें भी 2-2 टर्म बच्चे को मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन वैसा टाइप है, 2 टर्म्स दिए गए हैं। अब इस जिसे पता पता होना चाहिए, वैसे सबको ही पता होता है जो अच्छे से पढ़ाई किया रहता है। एनालॉजी को ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल भी मैंने नीचे मार्क कर दिया है, स्वीट पोटैटो और नॉर्मल अपना पोटैटो। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी के प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से लिया गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बना है। ये 12th एनसीईआरटी के यहाँ बायोटेक वाले क्वेश्चन से है, चैप्टर से है और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन से ये भी सीखना है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क करके पूछा जाता है ना क्वेश्चन, जैसे वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट, वाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन ये हम अपने टीचर से सीखते हैं, टीचर्स हमें बताते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है, जहाँ भी क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क जिसमें बने हो एनसीईआरटी में, हमें आपसे ध्यान देना है कि उसका आंसर पता करके चले, क्योंकि इस बार एनटीए ने वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया। जैसे इंसुलिन क्यों नहीं ओरली दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन होता है और प्रोटीन ओरली दिया जाएगा तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो हमारे ब्लड उठा नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो जितना इंसुलिन ने हम एली लिली कंपनी ने उसे बनाया था, इतना जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज ये सब यूज़ करके, फिर वो इतना जब यूज़फुल ही नहीं होगा, इसलिए उसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो क्यों ओरली नहीं दिया जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है और वही उसका आंसर नहीं बताया गया, लेकिन उसका क्वेश्चन नीट में पूछ लिया गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले हैं वो आपको जान के रखने हैं आंसर उसके। अब 11th एनसीईआरटी ये बायोमोलिक्यूल्स के वही लास्ट एंजाइम वाले सेक्शन से पूछा गया है। यहाँ पर ये डायरेक्ट है, ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन के साथ-साथ इसमें बताया गया एनसीईआरटी में ट्रांसफरेजेस। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से है, पेज नंबर 168 से मॉलिक्यूलर ये बायोटेक वाले चैप्टर से है और इसमें ये जो लाइंस है वो स्टेटमेंट्स भी मैंने लिख दिया और साथ में ये डायग्राम का भी यूज़ होगा। ये डायग्राम में बताया गया है कि एनोड के तरफ वही बढ़ते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, तो स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स वो नियर एनोड हमें मिलेंगे। तो इसके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है। अब ये 11th एनसीईआरटी से वही ब्रायोफाइट वाला क्वेश्चन है जो मैंने पहले बात किया। जैसे टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पूछा गया था, कैसे सबसे पहले क्या होता है वो हमें अरेंज करना है। मैंने मार्क कर दिया है, ये पूरा अरेंज करके इंसान कर सकता था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 12th एनसीईआरटी से जेनेटिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना गया है। इसमें बच्चों का बहुत टाइम जा सकता है, बहुत टाइम, मुझे खुद को बहुत टाइम लगे थे पहले ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फंगाई है, ये प्रोटिस्टा है, ये प्लांटे है, ये एनिमेलिया मोनेरा। एक-एक स्टेटमेंट से वो आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसे अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से। तो ये हम टेबल के थ्रू इसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, वही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। सेंट्रोमियर किस चीज़ में हेल्प करता है, सीरियम किस चीज़ में हेल्प कर सकता है। मैंने सारे मार्क करके रख दिए, आप देख सकते हैं। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 195, ये वाला चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर है। ये वर्ल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन डायरेक्ट उठकर आ गया था, आप देख सकते हैं, मार्क कर दिया है मैंने। नेक्स्ट ये 11th एनसीईआरटी से ये 4 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। हर एक चैप्टर जो ह्यूमन वाला चैप्टर है लास्ट में, उसमें ब्रीदिंग वाला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये सब चैप्टर के लास्ट में जो डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, उसमें से उठाया गया है और मैच द पेयर बना दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, हर पर पीवाईक्यूज में भी आते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस को एक में मैच द पेयर टाइप में कर दिया है। नेक्स्ट ईयर 11th एनसीईआरटी वे हार्मोन्स वाला नहीं, ये हार्ट वाला चैप्टर है। ये हार्ट वाले चैप्टर में से उठाया गया है। वो जो रेगुलेशन वाला पैराग्राफ है, वहाँ से मार्क कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं ये आपके नीट 2026 प्रिपरेशन के लिए एक आइडिया दी होगी कि नीट 2025 में किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। तो उस तरीके से आपको कैसे पढ़ना है पूरा टी 2026 के लिए, वो आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और छोटा सा कमेंट करके जाइएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी लाऊंगी और जिस तरीके का मेरा हेल्प हो सकता है वो मैं आपके लिए करूँगी। आप बताइएगा कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।